दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं छठी वीडियो। ये वीडियो नंबर 6 है। ये वीडियो मेनली तो हमने बनाई है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए। लेकिन किसी भी इंडिया का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं जो 10वीं या 12वीं पे बेस्ड है, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो 10वीं या 12वीं के बेस पे है, उसके लिए आप ये वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल नॉलेज आपके काम की है। इसका कारण ये है कि जीके और जीएस का सिलेबस तकरीबन सभी पेपर्स का वही सेम है जिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसा मैंने बताया, ये है वीडियो नंबर 6। इसमें क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि इसमें होंगे सारे एमसीक्यूज। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके पेपर में बहुत काम आएगी। इससे पहले मैं जीके की 5 वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो है 1997 यानी 1997, 1990 यानी 1990, 1999 या 1962 62। देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1999, मतलब कि 1999 में। ठीक है जी। और ये मई 1999 में स्टार्ट हुआ था और जुलाई 1999 तक चला था। अब आपको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है। तो उसका आंसर है 26 जुलाई। जो 26 जुलाई है उस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मुझे 1962 वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस साल इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962 तक। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गिरनार हिल्स लोकेटेड? ऑप्शंस है झारखंड, राजस्थान, गुजरात या मेघालय। एक गुजारिश मेरी ये रहेगी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मेरा आंसर देने से पहले उस वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दें कि इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। अगर नहीं आता तो आप पूरा वीडियो देखो, अच्छे से देखो और सुनो। लेकिन अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, गुजरात। जो सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो सी आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात की कौन सी सिटी में गिरनार पहाड़ियाँ हैं, गुजरात के किस शहर में? तो उसका आंसर है जूनागढ़। ठीक है जी, जूनागढ़ उसका आंसर रहेगा। जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात के जूनागढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान भारत के पास इस समय मौजूद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइटर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट विद इंडिया? तेजस LCA, रफेल, सुखोई Su-30 MKI या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, इस वक्त इंडिया के पास ये सारे विमान प्रेजेंट है, इसलिए जो लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विच गेम इज दलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड?
जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी है उनको इसका आंसर ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि जब हमने बात की थी संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप की, तब मैंने बताया था अदर ट्रॉफीज़ के बारे में, जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें मैंने दिलीप ट्रॉफी के बारे में भी बताया था। दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से रिलेटेड है। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और ट्रॉफीज़ भी है, जैसे कि रणजी ट्रॉफ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। रणजी ट्रॉफ़ी ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफ़ी मैंने एक दो पेपर में देखा था, विजय हजारे ट्रॉफ़ी ये भी पेपर में आ जाता है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ये भी पूछा जा चुका है और पिछली वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। तो आपको याद रखना है संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप ये फुटबॉल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? वट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज कॉल्ड? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पारसनाथ, बृहस्पति शिखर या गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट या फिर डोडा बेटा। इसका सही आंसर गैस करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर को हिंदी में गुरु शिखर भी बोलते हैं, बृहस्पति शिखर भी बोलते हैं, ज़्यादा तो गुरु शिखर ही बोला जाता है वैसे। बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पारसनाथ ये बोल रहे हैं, पारसनाथ ये छोटा नागपुर पठार, इसको नोट कर लीजिए, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है, जो कि रांची झारखंड में स्थित है। पारसनाथ जो है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, छोटा नागपुर पठार की हाईएस्ट पीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की बात करें, उसका तो सबको पता ही है, वैसे जरूरत नहीं है बताने की। बात करें अगर डोडा बेटा की, तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स, ठीक है जी, नीलगिरी हिल्स जो है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। तो पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा चोटी है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है? एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आंसर आता तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जिससे शायद आपको इसका सही आंसर पता चल जाए। एडम्स ब्रिज का दूसरा नाम है राम सेतु, राम सेतु, ठीक है जी। अब राम सेतु, जो भी लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड है उनको पता है कि रामचंद्र जी ने अपने बानरों के साथ मिलके ये एक सेतु बनवाया था, ये एक पुल बनाया था जो श्रीलंका की ओर जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ये डी, इंडिया और श्रीलंका, ठीक है जी। तो राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज, आदम का पुल भी बोलते हैं, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली? ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, दो नदियाँ हैं, ठीक है, जो रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वो दो नदियाँ हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहाँ पे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ताप्ती नदी तो है ही नहीं, सिर्फ नर्मदा नदी है ए ऑप्शन में, तो यही आपका सही आंसर रहेगा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया हमारे सामने।
आपकी स्क्रीन पे। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? जवाहर सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? देखिए जवाहर सागर जो है वो बना है चंबल नदी पे, आपका डी सही ऑप्शन है। लेकिन जवाहर सागर के अलावा दो और, ठीक है, जवाहर सागर डैम के अलावा दो और हैं जो चंबल नदी पे बने हैं। उनका नाम है, पहला नोट कीजिए, राणा सागर डैम, ठीक है जी, और दूसरा है आपका महात्मा गांधी डैम। ये जो दो डैम है, राणा सागर डैम और महात्मा गांधी डैम, ये दोनों डैम भी चंबल जो नदी है उसके ऊपर ही बिल्ड किए गए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मधुशाला? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसका लेखक आपको जरूर पता होना चाहिए। किताबें और लेखक एक टॉपिक है जीके और जीएस में, जीके में है एक्चुअली, ठीक है। मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है आपको। अगर मैं एक हिंट दूं तो एक बहुत बड़ी हस्ती है जो बहुत बड़े बॉलीवुड सिनेमा के एक्टर हैं, उनके फादर साहब ने ये बुक लिखी है। चलिए मैं उस एक्टर का नाम बता देता हूँ, अमिताभ बच्चन। उनके जो फादर है मिस्टर हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने ये किताब लिखी है मधुशाला। बहुत ही अच्छी किताब है, अगर टाइम मिले तो आप ज़रूर इसको पढ़ना। उसके अलावा भी यहाँ पे उन्होंने कुछ राइटर लिखे हैं, जैसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन 3 किताबें इनकी काफ़ी फेमस हुई है। पहली किताब का नाम है भारत भारती, ये काफ़ी फेमस किताब है, भारत भारती, ठीक है। दूसरी किताब का नाम है पंचवती, पंचवती, और तीसरी किताब का नाम है उर्मिला, ठीक है जी। ये तीनों किताबें जो है मैथिली शरण गुप्त की काफ़ी फेमस हुई है। इसके अलावा सी ऑप्शन में महात्मा गांधी है, उनकी एक किताब बहुत फेमस हुई है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की ये किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ काफ़ी हिट रही, तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। चौथा ऑप्शन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनकी भी एक किताब बहुत फेमस हुई है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, तकरीबन 60 किताबें लिखी है, लेकिन इनकी इंडियन फिलॉसफी और महात्मा गांधी, ये जो 2 किताबें हैं, महात्मा गांधी इनकी किताब का टाइटल था, तो इंडियन फिलॉसफी और महात्मा गांधी, ये 2 किताबें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये प्रेसिडेंट बने थे, इनकी 2 किताबें इंडियन फिलॉसफी और महात्मा गांधी काफ़ी फेमस है। इनकी याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 5 सितंबर 1888, ठीक है जी, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तो इनकी याद में टीचर्स डे मनाया जाता है हर साल। चलिए आगे चलते हैं। किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, ये आपका 10वां प्रश्न है। हु फाउंडेड अभिनव भारत? इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हम जीके के लेंगे और 15 क्वेश्चन हम साइंस के, जीएस के लेंगे, जो सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, अभिनव भारत की स्थापना वैसे तो 2 लोगों ने की थी, उनके नाम थे विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर ये आपका सही आंसर है। इनको प्यार से वीर सावरकर भी बोला जाता है वैसे, लेकिन इसका सही आंसर है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और इनके भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर। इनके पापा का नाम दामोदर था, इसलिए वो अपने नाम के आगे पापा का नाम लगाते थे। इन दोनों ने मिलकर अभिनव भारत की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। वॉन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? यानी वॉन किस देश की मुद्रा है? देखिए वॉन मुद्रा है नॉर्थ कोरिया की, ठीक है जी। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नॉर्थ कोरिया में जो चलता है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन, यानी कि वॉन करेंसी वहाँ पे चलती है। अब अगर हम बात करें कि ओमान में क्या चलता है, ओमान में चलते हैं रियाल, RIAL, रियाल, ओमानी रियाल चलते हैं वहाँ पे। साउथ सूडन में क्या चलता है? साउथ सूडन में चलता है जी आपका पाउंड, ठीक है जी, साउथ सूडन पाउंड आपका चलता है साउथ सूडन में।
और नमीबिया में चलते हैं नमीबियन डॉलर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। एक और करेंसी है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी है येन, YEN, येन। ये जापान की करेंसी है जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। 1 फरवरी 2023 को हमारा बजट पेश किया गया हमारे वित्त मंत्री की ओर से। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टाइम, आज के टाइम यानी 5 फरवरी 2023, भारत का वित्त मंत्री कौन है? हिंट ये है कि वो बीजेपी से है और वो एक लेडी है। 2 ही हिंट है आपके पास। उन्होंने हमारा बजट दिया था, उन्होंने हमारा बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया था, जिसमें 7 लाख तक आम इंसान को छूट है, 7 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का इस वक्त जो वित्त मंत्री है वो कौन है, ये आपको बताना है। चलिए आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुकुमार सेन, अनंत अयंगर शयनम, RK शनमुखम शेट्टी या फिर गुलजारी लाल नंदा। ओके, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा C, RK शनमुखम शेट्टी। ये भारत के पहले, आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर यानी पहले वित्त मंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा कभी भी चलो फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं करते, गुलजारी लाल के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ आपको। ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन दोनों बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। पहली बार भी 13 दिन के लिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी तब 13 दिन के लिए, 13 डेज़ के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 1964। फिर 1966 में जब हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनकी डेथ हुई, उसके बाद भी इनको 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी के नंबर आया था। तो गुलजारी लाल नंदा जी तो हमारे 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि कौन है जो 2 बार 13 दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा जो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, सुकुमार सेन, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं, जिनके अंडर सारे इलेक्शंस होते हैं। तो पहली बार जो इलेक्शन है इन्हीं के अंडर करवाए गए थे, सुकुमार सेन जी के अंडर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन को, किस तिथि को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल। बाकी जो दिन है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। मैं बात करूँ अगर 11 मई की, इस दिन होता है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, यानी विश्व प्रतियोगी दिवस। और 1 मई की बात करें, ये होता है इंटरनेशनल लेबर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है 1 मई को। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और जो 7 अप्रैल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व सेहत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक और दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 21 जून को। 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न काफ़ी इजी लग रहा है मुझे। पुराणों की संख्या कितनी है? जो लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड है उनको पता होगा, जो बाकी लोग हैं मैं उनको बता दूं, पुराण अलग होते हैं, वेद अलग होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार किसी क्लास में बच्चे ने कहा था कि सर पुराण और वेद सेम होते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में 18 जो है
वो पुराण है और 4 जो है वो वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, समरवेद। ये 4 हमारे वेद है और 18 जो है हमारे पुराण है, जैसे गरुड़ पुराण है। चलो ये बहुत लंबा हो जाएगा, पुराणों के बारे में अगर हम डिस्कस करने लगेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। 18 हमारे पास पुराण है और 4 हमारे पास वेद है। ये है पुराण और वेद का टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न आखिरी प्रश्न है जीके का, इसके बाद जनरल साइंस शुरू हो जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध किस साल खत्म हुआ था? इन विच ईयर डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक चला था, तो उसके मुताबिक ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन पेपर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है वो कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुआ था। उसका आंसर ये रहेगा 1939, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था। अब मैं बात करूं पहले विश्व युद्ध की, ये भी आ जाता है पेपर में, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था या कब ख़त्म हुआ था। तो फर्स्ट विश्व जो वर्ल्ड वॉर है 1914 शुरू हुआ था, 1918 ख़त्म हुआ था। ये भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपकी जीके की क्लास खत्म होती है और जीएस की क्लास शुरू होती है। साइंस का पहला क्वेश्चन है जो इस सेशन का 16वां क्वेश्चन है। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यू बॉर्न बेबी? देखिए अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पूछते हैं तो आपका आंसर है 300, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पूछते हैं कि अडल्ट जो एक जवान बंदा होता है उसकी कितनी हड्डियाँ हैं, तो उसकी 206 हड्डियाँ हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आए कि इंसान में 206 हड्डियाँ होती है। लेकिन अगर जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो नया जन्मजात शिशु है, ठीक है जी, जो न्यू बॉर्न बेबी नवजात शिशु जिसको हम बोलते हैं, उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल? देखिए ये तीनों ही फॉसिल फ्यूल है। ये भी जो पेट्रोलियम है ये भी फॉसिल फ्यूल है, कोल भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है। ये फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, जिनको बनने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ये आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। ध्वनिकी किससे संबंधित है, यानी कि अकॉस्टिक्स इज द साइंस रिलेटेड टू विच ऑफ द ब्रांच? यहाँ पे प्रकाश है, जलवायु है, ध्वनि है, पर्यावरण है। देखिए ध्वनिकी नाम से पता चलता है ध्वनि। अकॉस्टिक जो है वो साउंड की एक ब्रांच है, साउंड की एक साइंस है, साउंड के बारे में बताया जाता है। एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट के बारे में यानी प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। एक ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम क्लाइमेट के बारे में यानी कि जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। और जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड, यानी निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, और दोनों को मिला के जो बनते हैं वो होते हैं मेटालॉइड्स यानी उपधातु, ठीक है जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के। तो वैसे तो बहुत सारे मेटालॉइड्स हैं, मेन यहाँ पे 3 ही है। एक है आर्सेनिक जो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। इसके अलावा पेपर में कई बार एंटीमनी या फिर बिस्मथ भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एंटीमनी या बिस्मथ के बारे में पूछा जाए तब भी आपको यही बताना है। गैलियम, जर्मेनियम, ये भी मेटालॉइड्स ही है, ये भी उपधातु ही है, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है। लेकिन इसके बारे में इतना पूछते नहीं है, पूछते ज़्यादा आर्सेनिक के बारे में है या एंटीमनी के बारे में है या बिस्मथ के बारे में है। इन तीनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर होता है न्यूट्रल, उदासीन, ये भी ध्यान रखना है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? जितनी भी उदासीन चीज़ें हैं, जितनी भी न्यूट्रल चीज़ें हैं, सबका pH जो है वो होता है आपका 7 यानी कि 7।
तो इसका सही आंसर जो रहेगा आपका वो डी रहेगा 7, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, पानी उदासीन है, तो उसका पीएच पक्का है कि 7 ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध जल का, ये तो हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसका एसआई यूनिट बताइए क्या है। ठीक है जी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, संभावित अंतर की एसआई इकाई क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है वोल्ट। वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी संभावित अंतर की एसआई इकाई है। तो वॉट किसकी है, वॉट है पावर यानी शक्ति की। वेबर किसकी है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की। और कूलम किसकी है, चार्ज की। ठीक है जी, जो फ्लोइंग चार्ज होता है, जो चार्ज बहता है उसकी है कूलम। ठीक है, चार्ज की कूलम होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वेबर होती है, और पावर की जो है वॉट होती है। लेकिन यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा है, यानी कि वोल्टेज के बारे में, तो उसके डायमेंशन जो है, उसके एसआई यूनिट जो है वो होते हैं वोल्ट। याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया था कि मच्छर मलेरिया का वाहक होता है। Who among the following first told that mosquito is the carrier of malaria? इसके बारे में पहली जानकारी हमें दी थी रोनाल्ड रॉस। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाता है, और सिर्फ मादा मच्छर जो है, फीमेल मॉस्किटो जो है वही मलेरिया फैलाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पूछा है जी, NH3 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट, मतलब NH3 किसका आणविक सूत्र है। NH3 हम बोलते हैं अमोनिया को। अमोनिया का जो सिंबल है, जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो है NH3 अमोनिया का। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो उसका है CH4। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो N2 भी बोलते हैं उसको, और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है जी आपका H2SO4। यहाँ पे आपको तीनों चारों नोट करने हैं। अमोनिया का NH3 है, मीथेन का CH4 है, नाइट्रोजन का N2 है, और सल्फ्यूरिक एसिड का है आपका H2SO4। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है। ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे पॉजिस्ट्रॉन आंसर आएगा आपका। डी इसका सही आंसर है, पॉजिस्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिस्ट्रॉन है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। इसका आंसर है 2, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, उसमें 1 होता है, फिर हीलियम आता है, उसमें 2 होता है, फिर लिथियम आता है, उसमें 3 होता है, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। ठीक है जी, उसके बाद क्या आता है आपका फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन में 9 होता है और न्यून में 10 होता है। ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि कितने कितने प्रोटॉन है सब में। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यून। एज अ साइंस टीचर मैं आपको एक एडवाइस भी करूंगा कि आपको पहले 20 एलिमेंट्स के, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद कर लेने हैं। बिकॉज जितना एटॉमिक नंबर होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हीलियम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी पूछते तब भी 2 ही होते हैं, और प्रोटॉन भी 2 ही होते हैं। अगर हाइड्रोजन का पूछ लेते तो 1 होता, अगर लिथियम का पूछ लेते 3 होता, बेरिलियम का पूछ लेते तो 4 होता। यहाँ पे हीलियम का पूछा है, हीलियम का 2 है। ठीक है जी, याद हो गया। चलिए, जो भी बच्चा ये कंप्लेन करता है कि एक बार मैं वीडियो देखता हूँ मुझे याद नहीं होता, वो वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख ले तो उसको सब कुछ याद हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि इंसानी नेचर ऐसी है कि वो अगर आप बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं तो वो याद होती रहती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। देखिए, न्यूक्लियस ऑफ एटम की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है जी, जो न्यूक्लियस ऑफ एटम है वो रदरफोर्ड ने खोज की थी। उसने एक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, 1911 में ये मॉडल दिया था। तो उसमें उसने न्यूक्लियस की खोज की थी। मैडम मेरी क्यूरी ने अकेली ने रेडियम की खोज की थी 1911 में, सेम ईयर।
और इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके पोलोनियम की खोज भी की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके हस्बैंड थे पीरी क्यूरी, जो मैडम मेरी क्यूरी है उनके हस्बैंड का नाम था पीरी क्यूरी, और उनके साथ मिलके उन्होंने पोलोनियम की खोज की थी। रेडियम की खोज इन्होंने अकेले की थी, और ये इकलौती साइंटिस्ट है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए। तो ये अकेली, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने 2 बार नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया है। ठीक है जी, तो नोबेल प्राइज़ 2 बार प्राप्त करने वाला एक ही साइंटिस्ट है, और वो लड़की है, और उसका नाम है मैडम मेरी क्यूरी। तो ये आपको याद रखना है कि 1903 में उसने पोलोनियम की खोज की थी, अपने हस्बैंड पीरी क्यूरी, और एक और साइंटिस्ट थे हेनरी बिकल, ये दूसरे वाले, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बिकल ने की थी। तो मैडम मेरी क्यूरी ने 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता था। इसके अलावा जॉन डेल्टन तो सिर्फ एटॉमिक थ्योरी देने के लिए फेमस है, इसके अलावा जॉन डेल्टन ने कुछ खास नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, ये तो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑन विच प्रोसेस इज द हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड, यानी हाइड्रोजन का बम किस प्रक्रिया पर आधारित है। इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब एक न्यूक्लियर फिजन होता है जिसमें एक चीज़ होती है और वो टूट के 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, उसको हम फिजन बोलते हैं। ठीक है, और एक फ्यूज़न होता है जिसमें 2 चीज़ें कंबाइन करके एक चीज़ बनती है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न के बेस पे बना है। आंसर इसका है बी। चलिए आगे चलते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंक्शर। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। आपके घर में मोमबत्ती है, बिल्कुल सबके घर में होती है। जब आप उसको बुझाते हैं, अब कई लोग बोलेंगे सर हमारे घर में मोमबत्ती नहीं है, इन्वर्टर लगा हुआ है। देखिए, जब आप मोमबत्ती बुझाते हैं, आप इमेजिन तो कर सकते हो, जब आप मोमबत्ती बुझाते हैं क्या वो बुझ जाती है? बिल्कुल बुझ जाती है। आप कौन सी गैस छोड़ते हो जब आप सांस लेते हो? देखो, जब आप फूंक मारते हो, जब आप फूंक करते हो, ब्लो करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो आग को बुझा देती है। तो ठीक है, फिर फायर एक्सटिंक्शन में भी वही गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी तरह की आग को बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और फायर एक्सटिंक्शर जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें भी यही गैस होती है। यही रीज़न है कि जब आप मोमबत्ती को फूंक मारते हो, क्योंकि आपको पता है जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर को लगती है, अपना लाइट को, जो आपकी आग होती है उसको लगती है, तो आग बुझ जाती है, सिंपल सी बात है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है, सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। मनुष्य की आंख वस्तु के प्रतिबिंब के किस भाग पर बनती है? मनुष्य की आंख वस्तु के प्रतिबिंब के किस भाग पर बनती है? एट विच पार्ट डज द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो प्रतिबिंब है किस भाग पे बनता है? आंख के जो ह्यूमन आई है उसके बहुत सारे पार्ट है, कोर्निया है, रेटिना है, आइरिस है, बहुत सारे पार्ट है, लेकिन जो इमेज बनती है वो बनती है आपकी बी ऑप्शन, रेटिना पे इमेज बनती है। जो रियल इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे दर्पण का मतलब है मिरर, शीशा। ठीक है जी। विच मिरर इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप? पेरिस्कोप तो प्लेन मिरर, ये आपका सही आंसर है। प्लेन मिरर यूज किया जाता है जब हमने पेरिस्कोप बनाना है। अब 2 और चीजें बता देता हूँ। शेविंग के लिए या दांत निकालने के लिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? जब हमने शेविंग करनी होती है, शेविंग मिरर जिसको हम बोलते हैं, या फिर डेंटिस्ट ने दांत निकालना होता है, तो वो यूज़ करते हैं ये वाला मिरर, कनकेव मिरर। इसका रीज़न ये है कि कनकेव मिरर थोड़ी सी इमेज बनाता है, छोटी सी, लेकिन वो इमेज को बहुत डिटेल में दिखाता है, ताकि डॉक्टर उस दांत को अच्छे से देख सके, डिटेल में देख सके कि किस दांत को निकालना है। अगर डॉक्टर कनकेव मिरर नहीं यूज़ करेगा तो बहुत से चांसेस है कि वो गलत दांत निकाल देगा। कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है, जो प्रतिबिंब बनाता है, वो छोटी सी इमेज होती है। छोटी सी से मेरा मतलब है कि छोटे से एरिया की इमेज होती है, लेकिन उसको काफ़ी डीप में, काफ़ी गहराई में दिखाता है, ताकि अच्छे से देखा जा सके। जैसे जब हम शेविंग करते हैं तो हम कनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं ताकि छोटे से छोटा बाल जो हमारे चेहरे पे है हमें नज़र आ जाए और हम उसको काट लें।
दूसरी तरफ जो कन्वेक्स मिरर है, जो ऊपर वाला ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ये पता कहाँ यूज़ होता है? ड्राइवर यूज़ करते हैं ये, एक्टिवा के ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर, बस के ड्राइवर। इस मिरर की खासियत ये है कि ये काफ़ी सारा एरिया कवर कर लेता है पीछे से, ताकि ड्राइवर को अच्छे से पता चल जाए कि पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही है, तो उसके मुताबिक वो अपनी गाड़ी को मोड़ सके। तो अगर पूछा जाए कि ट्रैफिक में या व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज़ होता है, उसका आंसर कन्वेक्स मिरर रहेगा। अगर पूछा जाए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं या शेविंग मिरर कौन सा है, उसका आंसर कन्वेक्स मिरर रहेगा, कनकेव मिरर रहेगा। और अगर पूछा जाए पेरिस्कोप बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, तो उसका आंसर रहेगा प्लेन मिरर। यहाँ पे आपकी ये वीडियो जो है वो होती है ख़त्म। ये वीडियो नंबर 6 था, 6वीं वीडियो थी। 7वीं वीडियो के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे एक पोर्शन है जहाँ पे हम पंजाब गवर्नमेंट के जितने पेपर है उसकी तैयारी भी करवा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।